तो अभी हम देखने वाले ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस को विद इन 10 मिनट। सबसे पहले देखो, हमने खाना खाया, हमें एनर्जी की नीड है, एक्चुअली में ऑक्सीजन चाहिए। उस खाए हुए सिंपल मॉलिक्यूल्स जो डाइजेस्ट तो हो गए, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, उनको ब्रेक डाउन करना है एक्चुअली में, और ब्रेक डाउन के साथ CO2 प्रोड्यूस होगा, उसको बाहर निकालना है। हमें ऑक्सीजन चाहिए, एनर्जी की नीड है, ऑक्सीजन चाहिए ताकि हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन हो, और सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ जो CO2 बन रहा है उसको बाहर भी निकालना है। इसी एक्सचेंज को करने के लिए हमें नीड पड़ी, एक्चुअली में नीड पड़ी एक्सचेंज की। क्यों हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने हैं, ठीक है ना। और ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग इज बेसिकली बाहर से मतलब ऑक्सीजन को लेना और अंदर बने CO2 को बाहर निकालना, इज ब्रीदिंग, जिसको हम कॉमनली रेस्पिरेशन बोल देते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। हमारे पास पहला कि हैबिटेट कौन सा है, दूसरा हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। जो लोअर इनवर्टिब्रेट होते हैं वो जनरल बॉडी सर्फेस के थ्रू कर जाते हैं, जैसे कि स्पॉन्जेज हो गए, सेलेंटेड हो गए, या फिर फ्लेटवर्म हो गया, वो हमारे पास जनरल बॉडी सर्फेस के थ्रू हमारे पास एक्सचेंज कर लेते हैं। बट वही देखोगे आगे तुम, अर्थवर्म जो होता है वो मॉइस्ट ट्यूब्यूल के साथ करता है, इंसेक्ट जो होता है ट्रिकल ट्यूब्स के साथ करते हैं, और हमारे पास एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क हो गए वो हमारे पास गिल्स के थ्रू करते हैं। गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको ब्रेकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और ये करते हैं एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क वगैरह। और हमारे पास राम जो हो गया, हमारे पास रेप्टाइल्स, एवेज एंड मेमल्स जो हो गए लंग्स के थ्रू करते हैं, और हमारे पास फ्रॉग्स हो गए या एम्फीबियंस हो गए वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी करते हैं, यानी मॉइस्ट स्किन के साथ और लंग के साथ भी करते हैं। सबसे पहले आगे देखते हैं। सबसे तो ये जानो कि हमारे पास इपीग्लोटिस के ऊपर हमारे पास एक कार्टिलेज, इपीग्लोटिस क्या होता है? ग्लोटिस जो ट्रेकिया का ओपनिंग है वहाँ पे थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो कि बंद करता है ताकि खाना उसके अंदर ना जाए, उसको अपन इपीग्लोटिस बोलते हैं। और ये जो होता है एपिग्लोटिस के नीचे लैरिंक्स होता है, यानी फेरिंग जो था, सबसे पहले हमने ऑक्सीजन मतलब बाहर से हवा लिया तो हो जाएगा हमारे पास नॉस्ट्रिल के थ्रू, नेजल पैसेज के थ्रू नेजल चेंबर में, और नेजल चेंबर से हो जाएगा फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर, एंड फेरिंग्स से जाता है वो लैरिंग्स के अंदर। लैरिंग जो होता है वो साउंड बॉक्स होता है, कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो कि साउंड प्रोडक्शन करता है। और आगे तुम जानते हो कि यहाँ से अब जाएगा हमारे पास ट्रेकिया T5 पे जाके हमारे पास ब्रेकडाउन हो जाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई, एंड टिल टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो हमारे पास इनकम्प्लीट हमारे पास कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं प्रेजेंट। और हमारे पास कंडक्टिंग पार्ट जो होता है बोलते हैं हम बाहर से लेके अंदर के अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल को हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। और हमारे पास जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट होता है वो होता है हमारे पास एल्व्यूलाई एंड एल्व्यूलर ट्यूब। अब देखो तुम कि जो कंडक्टिंग पार्ट है वो क्या करता है, हमारे पास ऑक्सीजन जो हम मतलब बाहर से हवा ले रहे हैं उसको प्यूरिफाई करेगा, जो फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह होंगे उसको ह्यूमिडिफाई करेगा, उसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर ऐड करेगा, और साथ में उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आ जाएगा। एल्व्यूलाई क्या होता है? एल्व्यूलाई जो होता है हमारे पास वेस्कुलराइज बैग होता है, बहुत पतला और इरेगुलरली वॉल्ड एक्चुअली में, ठीक, कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे प्लूरा प्रेजेंट होता है, प्लूरा मेम्ब्रेन होता है, इसके प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि हमारे पास फ्रिक्शन कम करता है। ये प्लूरल आउटसाइड जो होता है, थोरैसिक लाइनिंग आउटर प्लूरा जो होता है हमारे पास, जो वो थोरैसिक लाइनिंग के क्लोज कांटेक्ट में होता है, एंड इनर प्लूरा जो होता है हमारे पास लंग सरफेस के क्लोज कांटेक्ट के अंदर होता है। कोई खास बात नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बता दी। देखो हमारे पास जो थोरैसिक चैम्बर जो होता है वो ईयर टाइट चैम्बर होता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज हम थोरैसिक चैम्बर के अंदर मतलब थोरैसिक चैम्बर के वॉल्यूम को अंटर करते हैं, और उसके साथ हमारे पास पल्मोनरी वॉल्यूम यानी लंग वाला वॉल्यूम भी मॉडिफाई होता है। ऐसा क्यों नीडेड था? बिकॉज हम खुद ही नहीं कर सकते हैं अल्टर, वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, इसीलिए। और थोरैसिक चैम्बर जो होता है एनाटॉमिकली एक ईयर टाइट चैम्बर है, और कोई भी हम चेंज करते हैं एनाटॉमिकली सेटअप ऐसा है लंग इन थोरेक्स सच दैट एनी चेंज अगर वॉल्यूम हम थोरैसिक कैविटी में करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होगा हमारे पास लंग के अंदर, इन पल्मोनरी कैविटी के अंदर भी, ठीक है। अब देखो आगे हमने बात करनी है कि कैसे होता है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। हमारे पास जो डोम शेप्ड था रिलैक्स डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैट हो जाएगा, एंटेरियर पोस्टेरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ा दिया। एक्चुअली में पूरा जो खेल होता है ये प्रेशर ग्रेडियंट का होता है, तो हमने वॉल्यूम बढ़ाया एंटेरियर पोस्टेरियर एक्सिस में, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करके रिब्स को बाहर करेंगे, और हमारे पास क्या होगा, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में हमारे पास वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम हुआ और बाहर प्रेशर ग्रेडियंट बन गया, तो बाहर से अंदर हवा आ जाएगा। और ये जब रिलैक्स होंगे हमारे पास डायफ्राम रिलैक्स हो गया, जो मतलब कॉन्ट्रैक्टेड था रिलैक्स हो गया डोम शेप्ड, और ऐसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाएंगे, तो अंदर जो होगा प्रेशर बढ़ेगा, तो ये हवा जो है बाहर फ्लश आउट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा खेल जो है अगेन मैं बोल रहा हूँ प्रेशर ग्रेडियंट का है। और बाहर से देखोगे हम देखेंगे कि हमारे पास जब वॉल्यूम बढ़ता है अंदर, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा हमारे पास डायफ्राम कांटेक्ट किया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कांटेक्ट करेंगे, तो बाहर कंपैरिजन में एटमॉस्फेयर कंपैरिजन में अंदर निगेटिव प्रेशर डेवलप होगा, जिसके वजह से अंदर एयर सकआउट हो जाएगा, वहां पे ये निगेटिव प्रेशर लिखा हुआ है, ठीक है ना। और हमारे पास एबिलिटी होती है कि अगर हम चाहें तो स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इंस्पिरेशन एंड
एक्सपिरेशन, अंदर खींचना और सांस छोड़ने को कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग एब्डोमिनल मसल। एक हेल्दी इंडिविजुअल 12 से 16 टाइम हमारे पास ब्रीथ करता है, और वॉल्यूम जो इन्वॉल्व होता है ब्रीदिंग मूवमेंट के अंदर उसको हम स्पायरोमीटर से मेजर कर सकते हैं, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी होता है। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली या तो हम इंस्पिरेशन या नॉर्मल एक्सपिरेशन, या तो मैंने और बोला, या तो हम नॉर्मल इंस्पिरेशन या नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं। 500 ml टाइडल वॉल्यूम होता है, जो कि 1 मिनट में निकालने के लिए हमारे 500 इंटू 12 बार ब्रीथ कर रहे हैं, 12-16 बार निकाल सकते हो, 1600 से 6000 से 8000 होता है अप्रॉक्स ml पर मिनट। ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दो चीजें होती हैं, वॉल्यूम होता है, कैपेसिटी होता है। वॉल्यूम क्या होता है कि हम क्या हवा ले रहे हैं, और कैपेसिटी इन्हीं को मिला वॉल्यूम को मिला बनता है। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 2500 से 3000 ml, जो मतलब हमने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम ले लिया, उसके बाद जितना मैक्सिमम एयर ले सकते हैं 2500 से 3000 ml ले लेते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, और हमने इंस्पिरेटरी को निकाला, टाइडल को निकाला। अब जितना और एक्स्ट्रा निकाल सकते हो फोर्सफुल एक्सपिरेशन करके, उसको हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, सॉरी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कैपेसिटी इसमें नहीं आएगा, वॉल्यूम है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसका जो होता है एक 1000 से लेकर 1100 ml के आसपास होता है। ठीक है ना। अगर हम रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, जो हमेशा एयर लंग के अंदर प्रेजेंट रहता है, 1100 से 1200 ml के आसपास, उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और इन्हीं वॉल्यूम को मिलाकर हमारे पास कैपेसिटी वगैरह बनती है, इन्हीं वॉल्यूम को यूज करके हमारे पास कैपेसिटी वगैरह बनती है। और वो कैपेसिटी जो होती है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम लिया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले लिया, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गई, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी निकाला और टाइडल के साथ टाइडल निकाला और एक्सपिरेटरी निकाला, यानी टाइडल और एक्सपिरेटरी को मिलाकर हम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बोल देते हैं। और साथ में हमारे पास अंदर जो हमेशा बचा रहता है, मतलब नॉर्मली बचा रहता है, उसको हम फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे रेसिडुअल वॉल्यूम आता है। और हमारे पास जो होता है रेसिडुअल वॉल्यूम आता है, और दूसरा हमारे पास जो आता है वो आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बचा हुआ है। वाइटल कैपेसिटी होता है, रेसिडुअल को छोड़कर पूरा निकाल दो, एंड टोटल लंग कैपेसिटी सबको जोड़ दो, चारों वॉल्यूम को। ठीक है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है हमारा प्राइमरी एल्विलाई, मतलब प्राइमरी साइड जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ठीक है ना। और एक्सचेंज ऑफ गैसेज सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू होता है, सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू होता है। मतलब तुम दोबारा समझो कि अगर हम देखेंगे हमारे पास सबसे पहले कि डिफ्यूजन जो होता है कि कहाँ पे ज़्यादा है कॉन्सेंट्रेशन, कहाँ से कम जाएगा, और ये इफेक्ट होता है सॉल्बिलिटी एंड हमारे पास सॉल्बिलिटी एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन से भी ये जो होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन अफेक्टेड होता है। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर अगर देखोगे तो हमारे पास 159 था हमारे पास एयर का, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन यानी इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो था 159 था। एल्विलाई के अंदर 104 आया, और एल्विलाई से ऑक्सीजनेटेड के अंदर जाएगा 95 जाएगा, और टिश्यूज में कम था तो यहाँ से यहाँ डिलीवर हो जाएगा। पूरा का पूरा खेल प्रेशर ग्रेडियंट का होता है, प्रेशर ग्रेडियंट के हिसाब से पूरा ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड से टिश्यूज के अंदर चल जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड में ऑफकोर्स उतना ही रहेगा। अब देखोगे टिश्यू से बाहर निकलना है, मतलब ऑक्सीजन को, सॉरी CO2 जो हमारा है टिश्यूज के अंदर, उसको बाहर निकलना है। तो CO2 जो है टिश्यूज के अंदर 45 है, यानी डीऑक्सीजनेटेड के अंदर भी ऑफकोर्स इतना ही है। टिश्यू से हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिल के ऑक्सीजनेट को डीऑक्सीजनेट कर दिया 45, और एल्विलाई में कम था तो यहाँ से यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट तो यहाँ से आ जा पाएगा, और यहाँ से यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट तो यहाँ से बाहर CO2 निकल पाएगा। कोई खास बात नहीं है। सॉल्बिलिटी ऑफ CO2 जो होता है 20 से 25 टाइम ज़्यादा होता है देन ऑक्सीजन। ठीक है। और इसी की वजह से हमारे पास पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल मेम्ब्रेन जो होता है मच हायर है CO2 का एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। हमारे पास 3 मेजर लेयर होते हैं हमारे पास यहाँ पे। कौन कौन से लेयर होते हैं? एक लेयर होता है हमारे पास इसका, हमारे पास स्क्वामस एपिथेलियम, फिर बेसमेंट सब्सटेंस आता है। सब्सटेंस के अंदर 2 बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं, इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन अलग और इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन अलग, और हमारे पास इसका जो हो गया एंडोथेलियम आ गया। ठीक है ना। हमारे पास एल्वियोलाई वेन होते हैं, 3 वाल होता है, कैपिलरी पास सिर्फ एक वाल होता है, इसको अपन एंडोथेलियम बोलते हैं। ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, हमारे पास इस टोटल का थिकनेस मिला के लेस देन 1 मिलीमीटर होता है, यानी सारे के सारे फैक्टर जो है वो फेवर कर रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से टिश्यूज के पास जाए, और जो हमारे पास टिश्यूज के पास CO2 बना हुआ है वो एल्वियोलाई के पास चला जाए। अब आगे देखो, ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लो कि हमारे पास टिश्यूज के पास क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा है टिश्यूज के पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे ऑफकोर्स कैटाबोलिज्म होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है। एंड एल्वियोलाई के पास हमारे पास क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है। ठीक। तो अब यहाँ पे देखोगे CO2 जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है हमारे पास 7% प्लाज्मा के साथ डिजॉल्व स्टेट में, 23% हमारे पास HB हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके कार्बाइन हीमोग्लोबिन फॉर्म में, एंड 70% जो होता है हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन एक्चुअल में एक पिगमेंट है, रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। ठीक है। ओके आता है बाइकार्बोनेट आयन जो बना वो बाहर निकल के आ जाएगा प्लाज्मा के अंदर। इन दोनों कन्वर्जन के लिए CO2 पानी के साथ H2CO3 जो बना रहा है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेट चाहिए, यहाँ पे भी कार्बोनिक एनहाइड्रेट चाहिए, जो कि RBC के अंदर ज़्यादा होता है, देन प्लाज्मा के अंदर कम होता है। ये बाइकार्बोनेट बन के बाहर आ जाएगा, अंदर क्लोराइड जाएगा, इसी को अपन हैमबर्गर फॉर्मूला बोलते हैं। ये सोडियम और पोटेशियम के साथ बाइंड होकर सोडियम बाइकार्बोनेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट डालता है, और यही चीज़ यहाँ पे देखोगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बना हुआ आ रहा था
एक्चुअली में हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है हमारे पास एल्वुलाई में, चूंकि वहाँ पे सारे के सारे फैक्टर्स एक्चुअली में उसको फेवर करते हैं। कैसे करते हैं देखोगे यहाँ पे एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है मैंने तुमको बता दिया, रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, वही सारी चीजें हैं। एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया था, एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया था, ठीक है, जो कि कहाँ पे बाइंड करेगा, एल्वुलाई के लेवल पे, चूंकि वहाँ पे H+ कम है, वहाँ पे लो टेम्परेचर है, वहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है, तो वहाँ पे बाइंड करेगा और डिसोसिएशन हो जाएगा टिश्यूज के लेवल पे, चूंकि वहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है। H+ का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो देखोगे वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर वहाँ पे है, इसलिए वहाँ पे ब्रेक डाउन कर जाएगा। और हमारे पास जो होता है वो ऑक्सीजन, एक्चुअली में ऑक्सीजन जो होता है वो 97% हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट होता है। ये बाइंडिंग जो होती है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की होगी या हमारे पास CO2 की होगी, वो डिपेंड करता है कि किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। यानी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एल्वुलाई के लेवल पे हमारे पास डिसोसिएशन हो जाएगा। अगर हमारे पास कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन बना हुआ है, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है ऑक्सीमोग्लोबिन आता है, और ही हीमोग्लोबिन के साथ जब CO2 बाइंड करता है तो कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन आता है। कार्ब एमाइनो क्यों बोलते हैं, जो कि हीमोग्लोबिन ग्लोबिन पार्ट ऑफ एमिनो एसिड से यहाँ पे जुड़ता है, और इसके साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, आता है, ठीक है सर। और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास जो होता है 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 20 ml ऑफ CO2 को कैरी करता है, और 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है 15 ग्राम उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 20 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। 5 ml नॉर्मली डिलीवर होता है और बहुत ज़्यादा नीड पड़ी तो 75% यानी 15 ml डिलीवर हो जाएगा। और 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है 4 ml ऑफ 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा CO2 कहाँ देगा, एल्वुलाई को ऑफकोर्स देगा, तो 4 ml जो होता है वो देता है। और ये सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं रिवर्सिबल मैनर में यहाँ पे जुड़ता है, जो कि रिवर्सिबल हो जाता है। PCO2 देखेंगे हमारे पास टिश्यूज के लेवल पे ज़्यादा है तो यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा, ऑक्सीजन डिलीवरी हो जाएगा टिश्यूज के पास, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे टूटेगा, टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन का डिलीवरी हो जाएगा, और एफिनिटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन यहाँ पे कम होगी, क्योंकि हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा था। इसी को हम बोर इफेक्ट बोलते हैं कि टिश्यूज के लेवल पे काम करता है। जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा और ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर होगा टिश्यूज को, ये हमें चाहिए भी था। कार्बोनिक एनहाइड्राइड जो होता है ज़्यादातर हमारे पास RBC के अंदर होता है, बहुत कम होता है प्लाज्मा के अंदर। रेगुलेशन कैसे होता है, रेगुलेशन पे जाए उससे पहले इस चीज़ को एक बार दोबारा देख लो कि एल्वुलाई के अंदर हमारे पार्शियल प्रेशर CO2 कम है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो वहाँ पे देखोगे जो 7% डिजॉल्व हुआ था वो बाहर निकल जाएगा पार्शियल प्रेशर, मतलब वहाँ प्रेशर डिफरेंस के थ्रू। ऑफकोर्स बाहर अंदर अभी ज़्यादा प्रेशर है, बाहर कम है, तो प्रेशर डिफरेंस के थ्रू निकल जाएगा। कार्बन हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन करके हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन आएगा, और बाइकार्बोनेट जो था अगेन H2 CO2 बन जाएगा एल्वुलाई के अंदर, और एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से निकल जाएगा। रेस्पिरेटरी रेगुलेशन कैसे होता है, हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन की वजह से होता है। ये दोनों जो होते हैं ये न्यूमोटॉक्स के अंदर, जो कि पॉन्स के अंदर होता है उसको बोलते हैं न्यूमोटॉक्स के अंदर जो होता है पॉन्स, वो हमारे पास रेगुलेट या मॉडरेट करता है हमारे पास RRC को मेडुला के अंदर। मतलब ये जो होता है मॉडरेट करता है न्यूमोटॉक्सिक फंक्शन ऑफ RRC। सबसे पहले देखो नॉर्मली हमारे पास CO मतलब नॉर्मली जो होता है हमारे पास RRC काम कर रहा होता है मेडुला का, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेगुलेशन। ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन के रेट को कंट्रोल करता है, और मतलब नॉर्मली यही कंट्रोल कर रहा होता है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग रेट। केमोसेंट्रिक एरिया जो होता है एओर्टिक बॉडी के अंदर होता है, कैरोटिड आर्टरी के अंदर होता है, कैरोटिक बॉडी के अंदर होता है, कैरोटिड आर्टरी नाक वाला सॉरी गर्दन वाले के पास, कैरोटिक आर्टरी के पास होता है, मेडुला के एडजेसेंट होता है टू RRC। और यही जो होता है हमारे पास कीमोसेंसिटिव एरिया हमारे पास एडजेसेंट टू RRC भी होता है, एडजेसेंट टू RRC भी होता है। और ये कीमोसेंसिटिव एरिया जो होते हैं सेंड करते हैं मैसेज रिस्पॉन्स को, जो कि मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ RRC को, जो कि रिड्यूस करता है इंस्पिरेशन रेट को, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन रेट हमारा बढ़ जाएगा और एक्स्ट्रा CO2 जो बना हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। इसमें रोल ऑक्सीजन उतना काम का नहीं है, चूंकि हमारे पास CO2 और H+ से ही हमें काम हो जा रहा है, तो क्यों हमें रीड पड़ेगी। तो रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, कुछ खास बात नहीं आता अपने को। हम आगे बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास अस्थमा होता है, इसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का होता है, जिसको से इविजिंग होता है, और हमारे पास डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा। एम्फाइसेमा के अंदर हमारे पास सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, एल्वेओलर वॉल डैमेज होगा। क्रोनिक डिसऑर्डर है, एल्वेओलर वॉल डैमेज होगा, क्रोनिक डिसऑर्डर है, जिसको से रेस्पिरेटरी सर्फेस कम हो गया, और मेजर कॉज होता है इसका सिगरेट स्मोकिंग। फिर आ गया था ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, उसके अंदर क्या होता है हमारे पास सबसे पहले कि हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है वो हमारे पास डस्ट वगैरह अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या करेगा, वो डस्ट वगैरह को हमारे पास निकाल देगा म्यूकस वगैरह के थ्रू। बट बहुत ज़्यादा अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उससे कम अप नहीं कर पाता है, और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की वजह से इन्फ्लामेशन की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा। फाइब्रोसिस होता है प्लोरिफिकेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, जिसको हमारे पास लंग डैमेज हो सकता है। कोई खास बात नहीं है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ऑक्सीजन ऑफ सेल्स, ऑटलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाई सेल्स को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेल्स जो होते हैं ऑक्सीजन को यूज करें उसको अपन सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं।
एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 जो होता है एल्विलाई के पास, ये मेनली ड्यू टू प्रेशर मतलब डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है पार्शियल प्रेशर कितना ग्रेडियंट है उनका सॉलिबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन के ऊपर भी। एंड कीमोसेंसिटिव एरिया जो होता है मेडुला के अंदर होता है, और मेडुला के अंदर कहाँ होता है मैंने तुमको बता दिया, एडजेसेंट टू RRC।